आप देखिए, आज 672 मुलाजम को निकाला जा रहा है बिना ग्रीन नोटिस से। कोई भी फाइनेंशियल मुद्दा होता है, नगर निगम में 50 लाख से ऊपर कोई फाइनेंशियल इशू होता है, वो नगर निगम हाउस में आता होता है। 50 लाख से नीचे एफएनसीसी में होता है। मगर आप 672 मुलाजमों का मुद्दा, ये कम से कम हाउस में आना चाहिए। अफसरों को अपने मन मर्जी से कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि जो मुलाजम है 10-10, 15-15 साल से हमारे लिए काम करते हैं, ये हमारा परिवार का हिस्सा बन गए हैं। आज एक मुलाजिम को निकालते हैं तो उसके साथ उसके 4 जी, कम से कम बीवी, बच्चे, बुजुर्ग साथी, वो सारे भूखे मर जाएंगे। आप एक अफसर को निकाल के उसको, एक मुलाजिम को निकाल के उसको नहीं मार रहे, उसके सारे परिवार को मार रहे हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले हमारे जो साथी ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, उनकी अचानक हार्ट अटैक करके मौत हो गई। उनको जब उनको संस्कार के लिए लेके जा रहे थे तो उनका बेटा उनको कंधा लगाया हुआ था, तो साथ में एकदम अचानक पेड़ गिर गया, तो उस बेटे के बच्चे की भी आज कल उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखदाई समय है कि आज मुलाजमों को अपने घर के राशन चलाने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। हम 30 तारीख को हमारी नगर निगम की मीटिंग है, उसमें पूरे ज़ोर से इनका हाउस में नगर निगम में मुद्दा उठाएंगे। चाहे वो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, चाहे सीवरमैन है, चाहे फायर ब्रिगेड के मुलाजिम हैं, चाहे ICCC के मुलाजिम हैं। हम चाहते हैं किसी को भी मुलाजिम को ना निकाला जाए। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो गवर्नर साहब के साथ बैठ के मिलके पैसों का इशू हो जाए। अब हमारा प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ गया है, हमें आमदन भी बढ़ गई है। अगर मुलाजिम नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? आप देखिए, जितने मुलाजिम रखे हैं, अगर ये हट जाएंगे तो शहर बिल्कुल ठप हो जाएगा। उसी हिसाब से सीवर में भी है, अगर आज उसमें देखा जाए तो अभी भी उनमें जो हमें अलॉटमेंट की कमी, सीवरमैन की कमी है, उसमें से उनको उनमें से निकाला जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि एक भी मुलाजिम को निकाला जाए। अब तो बल्कि ये चाहते हैं, आज जिस हमारे जय शर्मा की जिस ट्यूबवेल ऑपरेटर की डेथ हुई है, उसके बेटे की साथ साथ जो पेड़ गिरने से डेथ हुई है, जैसे माउंट कार्मल में जब पेड़ गिरा था, एक बच्चे को कंसेशन मिला था, हम उसी हिसाब से मैं गवर्नर साहब का लेटर लिखूंगा कि उस बच्चे को भी कंसेशन मिले, उसके परिवार को भी, ताकि जो उनको रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है वो भी अच्छी चल सके। और हम जो बच्चा उसके रेशमार जो ट्यूबवेल ऑपरेटर जिसकी डेथ हुई है, हम कोशिश करेंगे कि पहले से पहले उस बच्चे को भी जो नौकरी पे, जॉब पे ट्यूबवेल ऑपरेटर लगवाया जाए। हमारी तो कमिश्नर साहब से, गवर्नर साहब से यही दरख्वास्त है कि आप हमारे जितने भी ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनको किसी को ना रखे जाए, क्योंकि ये 10-10, 15-15 साल से हमारे लिए काम करते हैं। आज उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, ना उनको कहीं और जॉब मिलेगी। आप उनका देखिए, आज रोजी रोटी कमाने के लिए उनके बच्चों को भी खाने का गुजारा है, बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों की फीसें भरने का मुश्किल हो गया। किसी ने मकान लोन पे, किराए पे ले रखा है, किसी ने लोन पे रखा है। आज अगर उनकी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो लोन पे कैसे करेंगे? आप एक तरह आप उनको मीठा जहर देके उनको मारना चाहते हैं। मेरी ये पुरजोर यही गुजारिश है कि आप किसी भी मुलाजिम को ना निकाला जाए, जो बनता है इनका हक है, उनको हक दिया है इनको। बल्कि हम तो ये चाहते हैं, आप इनको आउटसोर्सिंग मुलाजिमों को पक्के तौर पे रखा जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी आसान तरीके से जी जाए। देखिए, पिछले 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे अभी 3 दिन पहले जो राजेश शर्मा जी की डेथ हुई, उनके बेटे की भी डेथ हो गई है। कल जसवीर बंटी जी गए थे वहाँ पर, और आप देखते हैं कि अगर इसी तरीके से, जैसे अमित कुमार जी कह रहे हैं, अगर इसी तरीके से कॉरपोरेशन को चलाया गया तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत डेथ हो सकती है। क्योंकि इन सब लोगों के खर्चे जो हैं, इन बच्चों के इनके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें जो हैं, इनके घर का राशन जो है, वो सब एक तनख्वाह से जुड़ा हुआ है। अगर उनकी वो तनख्वाह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और सोसाइटी के अंदर गलत काम, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति तंग होता है वो कहीं ना कहीं गलत काम भी फिर करता है। और हमारी तरफ से पिछले हाउस में ये बाकायदा कहा गया था कि आप एक कमेटी बनाइए, जिसके अंदर कमिश्नर ने हाँ भी भरी थी कि हाँ जी एक कमेटी बन जाएगी, और उसकी 3 महीने के अंदर जो है वो रिपोर्ट आएगी कि आगे ट्यूबवेल ऑपरेटरों की कैसे हम काम कैसे रन करेंगे इनको। लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने उस बात से भी ये पलट गए, और जहां इनका बस चल रहा है, इन्होंने पहले बोला जी सेंट्री इंस्पेक्टरों को आप हाउस में अगर एजेंडा अप्रूव हो जाएगा तो हाउस सहमति देगा तो हम उनको भी रख लेंगे। सेंट्री इंस्पेक्टरों का एजेंडा भी अप्रूव हुआ, फायर ब्रिगेड के 91 बंदों का भी एजेंडा अप्रूव हुआ, उसके लिए भी मुकर गए, और ये 672 बंदों के लिए जो कमेटी बननी थी उसके लिए भी मुकर गए। अगर आपको जुबान दे के मुकरना ही है तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। तो हम अपना जो विरोध है वो 100% करेंगे। 30 तारीख को उसकी मीटिंग है, और उसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा विरोध जो है वो किया जाएगा कि इन लोगों की जो नौकरियां हैं उनसे खिलवाड़ ना किया जाए। जिस तरीके से पहले चंडीगढ़ के अंदर ट्यूबवेल ऑपरेटरों की जो जॉब चल रही थी वो उसी तरीके से कंटिन्यू हो, और अगर हमको इनकम ही जनरेट करने हैं उसके बहुत अलग भी तरीके हैं जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, शहर को चला सकते हैं। मुझे लगता है शहर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहेगा कि 672 बंदों की नौकरियों को खाकर शहर चले, उनके परिवारों को खाकर ये शहर चले।
अच्छा, ये कमीशन का इंडिविजुअल डिसीजन है अगर आप देखें? देखिए, जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट है, कोई भी एसडीओ एक्शन इस पॉलिसी के फेवर में नहीं है, सिवाय 2 बंदे जो हैं वो लगे हुए हैं कि शहर को ऐसा कर दे वैसा कर दे। हाउस नहीं चाहता, हाउस का कोई भी पार्षद नहीं चाहता, कोई एसडी एक्शन नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है। क्या ये 2 बंदे ही शहर को चलाएंगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। पूरी पार्टी हमारा विरोध करेगी और आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी के पार्षद भी जो है वो हमारे साथ इस मैदान में उतर चुके हैं और पूरा विरोध किया जाएगा और इनकी नौकरियों को बचाने का काम जो है वो सारे पार्षद करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, हाउस का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है और हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था कि किसी कर्मचारी को ना निकाला जाए। जिस दिन हाउस की मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग के अंदर कांग्रेस को वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है, क्योंकि उस दिन बात अधूरी रह गई थी। आज कुछ कांग्रेस के लीडर यहाँ साहिबान आए हैं जो आश्वासन दे रहे हैं। यदि वो उसी दिन फैसला ले लेते सभी इकट्ठे होकर, तो मुझे नहीं लगता ये इतने आदमी निकाले जाते। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। बबला जी से बात हुई है, हमारे अध्यक्ष मल्होत्रा जी से बात हुई, उन्होंने यहाँ हमें भेजा है कि जाकर बोलो कि जिस तरीके से भी होगा किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं हटने देंगे। अच्छा, जिस तरह से इंडिविजुअल कमिश्नर के तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार नौकरी से निकाले जाने की बात हो रही है, चाहे जैसे पहले 90 फायरमैन, आपके समय में कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ये देखिए, कमिश्नर पता नहीं व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके से ले लेता है ये फैसले। कमिश्नर के पास ये अधिकार नहीं है। सारा अधिकार जो फैसले लेने का पॉलिसी का किसी का भी हाउस का अधिकार है। और मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब हाउस से ऊपर होकर चल रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं। और जब हाउस के अंदर फैसला, लास्ट टाइम भी फैसला हुआ था कि कुछ सेंटर इंस्पेक्टर 11 थे, उनको भी बहाल करने का था, 90 लोगों को भी है। आज तक वो, अभी तक कमिश्नर साहब ने फैसला लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं तानाशाही कमिश्नर जो कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए, तानाशाही। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, यूनियन ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि सारे किसी भी पार्टी के काउंसलर है, डिप्टी मेयर, मेयर है, सबको बुलाओ। लेकिन ਅੱਜ दूसरी मीटिंग है और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ हैं। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ हैं। ये बड़ी मंदभागी है कि डेमोक्रेसी का ਅੱਜ अंत हो गया है कि जो ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 20-22 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੇ लगे हुए हैं, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ जाएगी। और फिर मैं अपील दे राही कमिश्नर जिन्हें भी चंडीगढ़ गवर्नर साहब से भी अपील करता कि दखलअंदाजी करके इनकी नौकरी बचाई जाए। लेकिन मैं, मेरी वाइफ नगर निगम में काउंसलर है और मैं सारे बंटी जी, कमर राणा, जितने भी सारे साथी है, ਲੱਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ।